है। एडमिशन के ठीक बाद कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से हम ये प्रोग्राम शुरू करना था फिजिकली, जो नहीं कर पाए, तो अब हम वर्चुअली इसको कर रहे हैं वेबिनार के थ्रू। सीसीआईएम, इसलिए अभी तक इन्होंने क्लास में एंट्री नहीं ली है। सीसीआईएम की तरफ से ये 90 आवर्स का 15 डेज का प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को यूनानी के बारे में एक ओवरव्यू इनके सामने पर्सपेक्टिव रखा जाए, ताकि जो जिस कोर्स में आए हैं, फोर्सफुली आए या इनके पास ऑप्शन नहीं था, किसी ने ऑप्शन चूज किया, तो ये इनका बाद में जाके इनका ऑप्शन बन सके, इनका इंटरेस्ट बने इसमें, ये सही से अपने आप को 5 साल इन्वेस्ट करें। अदरवाइज नहीं तो देखा जाता है कि यूनानी में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं ये, लेकिन वो इनका मन नहीं लगता है, चूंकि ये बहुत ज्यादा इनके बारे में इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो एक अच्छी पहल है इन लोगों के लिए, पहली बार सीसीआईएम ने शुरू किया है। डेयर स्टूडेंट, जो आपके गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर मोहम्मद शिराज मुश्ताक अहमद साहब, ये मालेगांव से ताल्लुक है इनका। इन्होंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और पीयूएमएस तीनों मालेगांव से किया है। मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज मंसूरा मालेगांव, जो भी मंसूरा कार्ड आपने सुना होगा, उस नाम से मंसूरा नाम क्लिक करेगा, आप वहीं से हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मौलजात में किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन से एमडी किया इन्होंने, और वहीं से आप पीएचडी भी कर रहे थे। 6 माह आपने पीएचडी किया, इसी बीच आपकी जॉब लग गई। आप उससे पहले जो देवास का कॉलेज है, यूनानी कॉलेज, हकीम अब्दुल हमीद यूनानी मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी आप पढ़ा चुके हैं। और रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन भद्रक, उड़ीसा में, जो उड़ीसा में शायद, या फिर उड़ीसा में, तो वहाँ आपने अपनी खिदमत दी है। और अभी फिलहाल आप रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन श्रीनगर में है आप, वहाँ आप एज ए रिसर्च ऑफिसर भी हैं और आप लेक्चरर भी हैं मौलजात डिपार्टमेंट में। आपको ये पता होना होगा कि कुछ काउंसिल्स में भी पीएचडी हो रहा है, एमडी हो रहा है, जिसमें से एक जगह श्रीनगर भी है, तो आपके अंदर थीसिस भी हो रही है। आपने 2 किताबें अभी तक लिखी हैं और 55 के आसपास आपके जो रिसर्च रिव्यू पेपर्स हैं। इसके अलावा जो राइटिंग स्किल है इनका, ये बहुत ही हम कह दें कि कुछ खास लोग हैं यूनानी में जिनको इस तरह की राइटिंग स्किल का अल्लाह ने बख्शी है। अगर इन्होंने उसको एकजा किया होता तो बहुत सारी बुक हो जाती, इसलिए कि मैंने देखा है कि हमारा और भी यूनानी ग्रुप है, उसमें किसी भी टॉपिक पे किसी भी खास जो मेडिकल जो पॉसिबिलिटीज होती है, कोई भी ऐसी डिजीज आ गई है, किसी के बारे में आपने पूछ लिया या इनकी नजर से गुजरी, उस पर एग्जाम में आपकी तहरीर होती है, तो इस मामले में अप्रिशिएबल है कि आप बेहतरीन राइटर हैं। और ये अगला 1 घंटा सर आपका इन बच्चों के साथ है। और आज का टॉपिक भले आपका कंप्यूटर स्किल्स एंड देयर रोल इन हेल्थ केयर या फिर बच्चों के लिए रहा हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक्सपर्टीज या जो भी आपने अचीव किया है वो भी बच्चों के सामने रखें, ताकि ये लोग इन्फ्लुएंस हो और जाने कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं यूनानी में। हर एक लड़के के लिए जो चाहे इसको अचीव कर सकता है, अच्छी जॉब पा सकता है दुनिया के, या खास करके आप इंडिया के अलग अलग शहरों में जॉब के मौके उनके लिए किस तरह से हो सकते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं आपका इस कॉलेज के बिहाफ पे, स्टूडेंट्स के बिहाफ पे। अगला 1 घंटा आपका है, स्पेस इज योर्स नाउ। डॉक्टर मोहम्मद शिराज मुश्ताक जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर साहब। इंशाल्लाह मैं अभी प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे और उसके बाद डिस्कशन भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, स्क्रीन आ रही है? शुरू पहली स्लाइड पे जाएंगे। ये फुल हो सकता है कि नहीं? फुल साइज तो पहले तो इसको फुल ही रखना, इसको चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये स्क्रीन नजर आ रही है प्रेजेंटेशन की डॉक्टर तनवीर साहब? जी नजर आ रही है। जी। So my today's topic is trends and possibilities of information technology in United System of Medicine। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या क्या इम्कानात हो सकते हैं जिसके ज़रिए से हम यूनानी सिस्टम को प्रोमोट कर सकते हैं, इस ताल्लुक से हम इंशाल्लाह बात करेंगे। इंट्रोडक्शन तो माशाल्लाह दे दिया है, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। आज हम किन उन्वान पे बात करेंगे?
व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ आज ऐसी टर्मिनोलॉजी की बात होगी, लेकिन ये सब बहुत ही आसान करके इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आगे। टेलीमेडिसिन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आज क्या क्या राइज हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है मेडिकल फील्ड में, खासतौर से तिब्ब यूनानी में। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स इस वक्त का बर्निंग टॉपिक है, जो कि आयुष पर इस वक्त गलबा है, उस ताल्लुक से बात करेंगे। पॉसिबिलिटीज एंड नेसेसिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन यूनानी मेडिसिन, जो कि इस पे कुछ बात होगी। यूनिसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया था जब हमारी ट्रेनिंग थी, उस पर बात करेंगे। कुछ मिजाज सॉफ्ट के ताल्लुक से कुछ ई अद्विया ये सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका एल्गोरिदम और कुछ बेसिक हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया था। अदर पैथीज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी, हम कहाँ पर हैं, दूसरी पैथीज कहाँ पर हैं, इस ताल्लुक से भी बात करेंगे इस फील्ड में, क्योंकि बहुत अहम फील्ड है, इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। एंड व्हाट इज द फ्यूचर प्लान ऑफ आयुष। So what is information technology? It is the use of computers to store, retrieve, transmit and manipulate data information. इस वक्त सबसे बड़ा मसला डेटा का जो है वो रिट्राइव करना है, कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इमीडिएटली वो आपको किस तरीके से मिल जाए। जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से पॉसिबल है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द बैकबोन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है ये आईटी में सबसे अहमियत इसकी ज्यादा है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इस ताल्लुक से जो है नेक्स्ट लाइन में देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समटाइम्स कॉल्ड मशीन इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द नेचुरल इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। बेसिकली यही है कि मशीनों का इसमें इस्तेमाल होता है और चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाता है, और इसमें इंसानों के ज़रिए से और जानवरों के का भी इसमें जो है वो है रोल है। एक छोटा सा वीडियो मैं बताऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये है क्या। पुल पर तो ये आता है, आसानी से पुल करो ना। नहीं है I am a visionary, exploring a universe of data to sharpen our view of वीडियो the दिख नहीं रहा है, galaxies. नजर नहीं आ रहा? नहीं वीडियो नहीं चल रहा है, बैकग्राउंड में होगा शायद। एक मिनट। पहले इसमें यहाँ पे स्लाइड शो का स्टॉप शेयरिंग कर दीजिएगा और इसको स्लाइड शो कीजिए। इसको अच्छा अच्छा ये ये वाला अब दिखाई दे रहा है? I am a visionary, exploring a universe of data to sharpen our view of the most distant galaxies, and studying black holes to help prove Einstein's theory of gravitational waves. I am a healer, giving doctors the power to turn mountains of data into life-saving breakthroughs. Identifying diseases like leukemia from a simple drop of blood, even in our own homes, and finding new ways to bring cures to market faster. I am a protector,
keeping our oceans safe from invasive species, and helping our crops flourish while minimizing pesticides. I am a helper, assisting customers in stores and the disabled in their homes. I am a navigator, mapping our world 1 millimeter at a time, and making even the largest self-driving vehicles safer for the long haul. I am a creator, learning to paint from the masters and applying their styles to create original works of art. I am a teacher, analyzing 500,000 player moves every game to identify strengths and weaknesses, and a learner, discovering new strategies for complex games. I am even the composer of the music you're hearing. I am AI, brought to life by NVIDIA Deep Learning, brilliant minds everywhere. तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें आपने देखा कि एआई बेसिकली है क्या। तो इसका इस्तेमाल तो हर फील्ड में है, लेकिन हमें चूंकि मेडिसिन से मुतालिक बात करनी है तो इसी की एक ब्रांच है टेलीमेडिसिन। Telemedicine is also an important branch of information technology which deals with electronic health record, electronic medical records, and national language processing. अभी टेलीमेडिसिन क्या है, ये भी इस वक्त का एक बर्निंग टॉपिक है। टेलीमेडिसिन इज द यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड क्लिनिकल हेल्थ केयर फ्रॉम डिस्टेंस। किसी फासले पर रह करके जो है किस तरीके से इलाज व मुआवजा हो सकता है, जैसा कि आज आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन उसकी एक शक्ल है। इसकी और अच्छी शक्ल ये है रोबोटिक सर्जरी है, इसमें जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किसी दूर दराज के इलाके में सर्जरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करने, दूर से आप बैठ करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये रोबोटिक सर्जरी है। ये सब एग्जांपल्स हैं, रोबोटिक सर्जरी है। इसी तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट है ई-नोज का, कुछ टॉक्सिक होते हैं केमिकल्स, उनको स्मेल करने में जो खतरा है ई-नोज से पता चल जाएगा कि उसकी स्मेल कैसी है। इसी तरीके से ई टंग होता है, वही वो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बता देगा कि जो केमिकल हमारे पास है या जो दवाएं हैं खास तौर से उनका जायका क्या है, सम्मी अद्विया है तो उनका जायका क्या है। इसी तरीके से ब्लड शुगर डिटरमाइनिंग अब चीप हो गई है, और ओवुलेटर की मदद से ओवुलेशन का टाइम पता चल जाता है, जिसकी मदद से आप जो इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर्स हैं तो उसके अंदर अपनी यूनानी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं कि बर वक्त ओवुलेशन के फौरन बाद अगर बाद माजिन इस्तेमाल किए जाएं, यूनानी अद्विया इस्तेमाल किए जाए, तो इसकी वजह से जो है इनफर्टिलिटी अकर वगैरह के इलाज मुआवजे में मदद मिल सकती है। एक टेक्नोलॉजी है ड्रोन टेक्नोलॉजी, और ये बहुत यूजफुल टेक्नोलॉजी हो सकती है हमारे सिस्टम के लिए। तो हम देखते हैं कि क्या एक छोटा सा वीडियो हम इसके लिए आपको बताएंगे। Operator, what is your emergency? It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good. I can see that the pads are properly applied.
Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here. ये बताया गया इससे पहले वीडियो में किस तरीके से एक पेशेंट था, उसको कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन पेश आई, और उसकी जो बेटी थी उसने जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से जो है किस तरीके से उस पेशेंट को ट्रीट किया, अपने वालिद को ठीक किया। डिफिब्रिलेशन उन्होंने फौरन ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू हासिल किया उनको। अब ये देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन, अगरचे दूसरी फील्ड का, लेकिन यूजफुल है इसलिए हम देखें। एक आदमी जो है वो स्वीपिंग कर रहा है, उसमें उसको बहुत दिक्कत हो रही। वीडियो शायद अब ड्रोन ने आकर के उसका काम आसान कर दिया। ये देखिए ड्रोन ने उसको साफ कर दिया। इसी तरीके से इसमें बताया गया है कुछ लोग सैलाब में फंसे हुए हैं, ड्रोन की मदद से उनको निकाला जा सकता है। And explained to him what we were going to do. He clearly understood that, and the abilities of unmanned aerial vehicles, in particular this drone that I was using, are pretty incredible. I felt very comfortable in being able to get that line out to him and position it in such a location where he'd be able to disconnect it and then pull the life vest out to him, and that's in fact what he was able to do. After that, we just put तो गरज ड्रोन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कई फील्ड में हो रहा है, आर्मी भी यूज करती है, लेकिन अगर हम इस ताल्लुक से सोचें, मिनिस्ट्री सोचे, तो बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो यूनानी सिस्टम में भी हो सकती है। इस ताल्लुक से जो है वो गौर फिक्र होना चाहिए। एक चीज है ऑगमेंटेड रियलिटी। एक्चुअली हम देख रहे हैं व्हाट आर द मतलब पॉसिबिलिटीज, हम क्या क्या हो सकती है, तो उसमें एक ऑगमेंटेड रियलिटी, इट इज नॉट रियलिटी, इट इज ऑगमेंटेड रियलिटी। किस तरीके से स्टडी के अंदर हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी की हेल्प हम ले सकते हैं। हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये लोग जो है न्यूरो एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हैं, क्रेनियल कैविटी की स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस वक्त टेबल पे कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ नजर आने लगेगा। It is not reality, it is augmented reality. रैंक और परसेंटाइल दोनों करीब करीब है, रैंक और परसेंटाइल दोनों करीब करीब है, एक्सट्रीम मीनिंग और परसेंटेज जो है आउट ऑफ 100 रैंक और वो जो है परसेंटाइल दोनों करीब करीब मीनिंग और परसेंटेज जो है आउट ऑफ 100 है, एक्सट्रीम मीनिंग। यही मैडम ने बताया। ये देखिए एक एक बोन किस तरह से अलग हो गई है। फ्रंटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, पाराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, मैक्सिलरी बोन, मैंडिबुलर बोन। तो इस तरीके से जो है इसमें स्टडी में हेल्प मिलती है ऑगमेंटेड रियलिटी से। अब हम आते हैं जो आज की बिल्कुल मेन प्रेजेंटेशन की जो मेन बात है, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स आल्सो कॉल्ड एज हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिक्स, मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स, nursing informatics, clinical informatics or biomedical informatics is information engineering applied to the field of health. Essentially, the management and use of patient healthcare information. It is a multidisciplinary field that uses health information technology to improve healthcare via any combination of higher quality, higher efficiency, spurring lower cost and thus greater availability and new opportunities. इसमें क्या बातें आती हैं, हम उस ताल्लुक से बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत चूँकि रिकॉर्ड की है। हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स का मकसद ही रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना है कि एक पेशेंट आपकी ओपीडी में आता है तो आज से 20 साल पहले आया, उसको क्या डिसीज थी, क्या डायग्नोसिस थी, उसका क्या ट्रीटमेंट किया गया,
और कब तक वो फॉलोअप में रहा। अब 20 साल के बाद आया, इमीडिएटली आपको जो है वो डेटा चाहिए तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें EHR है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है, डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट है, NMSTP है, नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी पोर्टल, NPL नेशनल प्रोसेसिंग ऑफ लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, लिप साइंस है, लाइब्रेरी साइंस और ई बुक्स। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा जो है देखेंगे, रोशनी इस पे डालेंगे। इसी की एक शक्ल है रिसर्च गेट। रिसर्च गेट आपने सुना होगा। बाहुत तहकीक रिसर्च गेट वो प्लेटफॉर्म है जहां तिब्ब यूनानी से वाबस्ता मुहक्किकीन अगर अपनी तहकीकात और तहदीस अपलोड करते रहें, मुकालात, अपने रिसर्च आर्टिकल अपलोड करते रहें, तो तिब्ब यूनानी की अहमियत और इफादियत आलमी तौर पर मुतारिफ होगी। नेज़ बैनुल अक़वामी तौर पर साइंसदान और दीगर मुफक्किरीन का मबहस नेज़ तबादला ख्याल का मौजू बन सकती है, और ये लाया अमल तिब्ब यूनानी के लिए तक़वियत का बाइस है। ये गेट जैसे फेसबुक है, जैसे आप बहुत सारे सोशल मीडिया देखते हैं, उसी तरीके से रिसर्च गेट है, लेकिन इसमें रिसर्च के ताल्लुक से जो है वो डिस्कशन होता रहता है। तो हर स्टूडेंट को, खासतौर से जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको चाहिए कि इस पर अपना जो है वो अकाउंट बनाए। इसी तरीके से एक चीज़ है यूनिफाइड मेडिकल लैंग्वेज सिस्टम, मुत्तहिद तिब्बी लिसानी दल। हमने तलबा की आसानी के लिए जो है उर्दू ट्रांसलेशन किया है। UMLS का इस्तेमाल करके तिब्ब यूनानी की इस्तिलाहात की म्यारी दर्जाबंदी की जा सकती है। तिब्ब यूनानी की म्यारी इस्तिलाहात मरकजी कौंसिल बराए तहकीकात CCRM ने शाये की है, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी, मगर वो अब भी उसमें जो है बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। मसलन ये कि उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है, जो NMSTP का जो पोर्टल है उसके ऊपर मौजूद है, उसकी इस वेबसाइट पर मौजूद है। तो लेकिन बेहतर ये है कि वहाँ पर सर्च ऑप्शन भी ऐड किया जाए, क्योंकि उसके अंदर सर्च ऑप्शन नहीं है। जैसे आयुर्वेदा वगैरह ने किया है कि उन लोगों ने HTML में डाला है, तो उसमें सिर्फ डिसीज के ताल्लुक से भी है, उनका ट्रीटमेंट भी है और टर्मिनोलॉजी भी है। तो वो सारी चीज़ें सर्च के ज़रिए से आसानी से उसको तलाश कर सकते हैं। ये बात अभी यूनानी के पोर्टल पर नहीं है। इसके अलावा देवनागरी के अलावा दीगर ज़बानों में भी तलाश करने की सहूलत शामिल की जाए, जैसा कि दीगर मासिर तिब्बों ने, जैसे मैंने आयुर्वेदा की एग्जांपल दी, इस मामले में तरक्की की कि हर लैंग्वेज में, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और भी दीगर जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर भी देख सकते हैं। अगर यूनानी का होगा तो उसमें उर्दू लैंग्वेज को भी जो है वो शामिल करना चाहिए, अरबी को भी शामिल करना चाहिए। तरक्की की है नेज़ इस्तिलाहात के अलावा मुआलजात भी उसमें शामिल करने ज़रूरी हैं, जो यूनानी का पोर्टल है। तो ये मतलब सोने पर सुहागा होगा। एक ब्रांच है जीनोमिक्स, IT की एक ब्रांच है, जिसके तहत न सिर्फ जनीनी बेइतदालियों का पता लगाया जाता है, बल्कि महीनी सफवी तर्जियात, माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी के जरिए से जीन की गैर तबई तंजीम की इसलाह नेज़ उनका इखराज किया जाता है। यह एक होता है ना, जैसे हंटिंगटन कोरिया है, इसमें होता है क्रोमोसोम पे कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जो जीन का जो जेनेटिक कोड का जो कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। हमारे यहाँ मिजाज का कॉन्सेप्ट है, हम कह सकते हैं कि मिजाज की इसलाह हम कर रहे हैं, कि एक मर्द है उसकी इसलाह कर रहे हैं, उसमें यही राज मुज़मिर है, जो इत्तलाती तर्जियात यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है। शख्सी मिजाज और उसकी बुनियाद पर इलाज, जिसका तस्वुर तिब्ब यूनानी ने बहुत पहले दिया था, अब इसी पर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस उसी में जो है कोशिश कर रही है। इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन थ्रू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अक्र जिनसी अमराज में तिब्ब यूनानी की अपनी एक पहचान है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा हम अगर मॉडर्नाइज कर लें, जैसे ओवुलेटर है, जिसकी मदद से ये पता चल जाएगा कि अमल बैज़ा आवरी यानी ओवुलेशन कब होने वाला है। अगर बर मौका मुआजिन और मुकव्वियात अद्विया दी जाएं, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, तो ये हुसूल औलाद में मुआविन होगा। जो लोग इस शोबे में तहकीक कर रहे हैं, उनके लिए आला क़याम बैज़ा आवरी यानी ओवुलेटर एक कोहिनूर हीरे की मानंद है। इस पर हम सोच सकते हैं। सेहत की बरकी दर्जाबंदी EHR, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, और सेहत की तिब्बी दर्जाबंदी मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड MHR, और ज़ाती सेहत की दर्जाबंदी PHR, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। इसके ज़रिए से तिब्ब यूनानी के मुख्तलिफ इदारियाती और इनफरादी आदाद व शुमार को इस तरह महफूज किया जा सकता है कि उसमें यकसानियत रहे, मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, एक कॉन्स्टेंसी हो जाए हमारे काम करने के तरीक़ों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सारे डाटा हमें एक जगह मिल जाए। तो इसी मकसद से मॉर्बिडिटी कोड्स का निज़ाम कायम किया है आयुष ने, जो NMSTP के नाम से है,
नेशनल मॉर्बिडिटी स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी पोर्टल, मतलब मर्जियाती मख्फी इशारे ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, जो कि इंटरनेशनल WHO का जो क्लासिफिकेशन है डिसीजेस का। तो ये सबसे मकसद यही है कि सारे डेटा एक जगह हमें मिल जाए और उसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो जाए। इसी तरह तिब्ब यूनानी के मुख्तलिफ अस्पतालों में कौमी बोर्ड बराए मंजूरी अस्पताल NABH नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स का इतलाक इस तर्जियात के जरिए मुमकिन और आसान है, बल्कि बहुत आसान है। तिब्ब यूनानी के मखतूतात ने इस किताबों को बरकी शक्ल में लाने, डिजिटलाइज करने का काम भी इसी तर्जियात से मुमकिन है, जो कि एक अहम काम है। इसी तरह तिब्बी इस्तिलाहात की मुनज़्ज़म नामजदगी स्नोमेड सिटी के तर्ज पर हम तिब्ब यूनानी का बुनियादी मवाद डेटाबेस बना सकते हैं। स्नोमेड सिटी ये एक पोर्टल है जिसमें जितनी टर्मिनोलॉजीज हो सकती है मेडिकल फील्ड की, उसमें उसको जमा किया गया। इस वक्त जो है 4,48,261 जो है टर्मिनोलॉजी मौजूद है। अभी से जो ये 4 है, इस वक्त आयुष ने कदम उठाया है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एटलीस्ट ये बहुत अच्छा कदम इसलिए है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन थी अब तक जो है कागजात पर होती थी, लेकिन अब वो हमें सिस्टम पर हम मिल जाएगी, और वो भी 1 से 2 सेकंड के अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि 10 दिन पहले अगर कोई पेशेंट आया था तो वो क्या दवा लेकर के गया है, किसके कंसल्टेशन में लेकर के गया है, और उसका क्या। तो मैं एक छोटा सा जो है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में मुझे HMIS इंचार्ज भी जो है बनाया गया है। इसमें हम देखेंगे एक बर्ड व्यू, एक ताराना निगाह। About HMIS, the Digital India movement initiated by Government of India has made significant changes in IT sector. We are witnessing tremendous improvement in application of information technology in every ministry and its organization. Health is a major concern in India. Implementation of IT in healthcare is being accelerated to provide effective and better care for citizens of India. Ministry of Ayush has taken initiative to get on board in healthcare information technology implementation projects. In this regard, Ministry of Ayush has created Ayush Grid to get all the IT projects under one umbrella. It is integration of IT projects exclusively meant for improvement and facilitation of Ayush. The initiative is poised to emerge as a same changer, as it is the first of its kind citizen-centric service from Government of India to provide electronic health record and personal health record facility to the recipients of Ayush health services scattered through research councils, National Institute and other related agencies under Ministry of Ayush, Government of India. HMIS, Ayush Hospital Management Information System, is a comprehensive IT platform to effectively manage all functions of healthcare delivery systems and patient care in Ayush facilities. Tehran, the research application Nexus, Hospital Management Information System developed by Siddha, Central Research Institute Chennai under Central Council for Research in Siddha, Ministry of Ayush, was near to the requirements to give complete solutions of HMIS amongst various HMIS present in Ayush institutions of Government of India. Hence, it was decided to upscale and customize it as per system in Ayush. इसके मकासद क्या है, ये अहम है। टू इम्प्रूव पेशेंट केयर इन आयुष, टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी इन आयुष, efficient management of Ayush hospital, effective documentation of Ayush, to drive comprehensive data of all Ayush hospital, which helps in effective Ayush health policy, to improve research in Ayush, to eliminate the chances of errors in Ayush hospital, to collect data on national Ayush morbidities. इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इट हैज एक्सक्लूसिव डैशबोर्ड फॉर सिटीजंस टू इंटरैक्ट एंड engage with Ayush health services across India. It captures the data in real time. It is easy to use. It is highly secured. It integrates all the Ayush systems, complies with EHR standards, 2016 Ministry of Health and Family Welfare, other standards, HL7 and LOINC, etc. It has inbuilt standards, dual coding system, National Ayush Morbidity Code, ICD-10. इसके फवायद क्या क्या है? इफेक्टिव क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल डेटा रिट्राइवल, adaptive new features of dual coding ICD-10 and National Ayush Morbidity Code, support full range of data capture and data management function, state of art report generation, boon for getting the NABH and NABL accreditation जो इस वक्त चल रहा है हॉस्पिटल का, NABH नेशनल accreditation board for hospitals and for laboratories, comprehensive collection of national Ayush morbidity codes. जब जैसे ही आप इसकी लिंक को खोलेंगे, इसकी लिंक जो है
वो ehr.ayush.goi.in है, तो आपको होम पेज इस तरीके से नजर आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड में ऊपर आपको स्टाफ लॉगिन मिल रहा है, वहां से आप लॉगिन करेंगे तो ये पेज खुल करके आएगा। वहां पर आपको अपने इंस्टीट्यूशन का नाम वगैरह डालना है, नेक्स्ट करेंगे, आईडी पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आप इस तरीके से होम पेज पर निकलेंगे। उसके बाद आपको अपना जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, वहां पे आपको रोल असाइन करना है। तो ये उसके लिए है, जो भी यूजर्स होंगे उनको आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे एज ए एडमिन। तो ये सारी बातें उसमें ही आएंगी, ये सारी। फिर उनको जो है आपको मेनू एक्सेस असाइनमेंट असाइन करना है, किसका क्या काम है, प्रिविलेज असाइनमेंट है। ये रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो इस तरीके से खुल करके आएगा, और आप वहां से रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, मंथली डॉक्टर वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं, डायग्नोसिस वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये भी एडमिन का काम है, ये किस तरीके से जो है वो करना। ये ओपी रजिस्ट्रेशन, ये ओपी रजिस्ट्रेशन का पेज है। यहाँ पे पेशेंट की रजिस्ट्रेशन, पहले जो पेशेंट आएगा तो रजिस्ट्रेशन पे आएगा, तो वहां पे जब पेशेंट आएगा तो उसकी ये सारी डिटेल्स जो आप यहाँ देख रहे हैं पेज पर, वो सारी फिल करना है। फिर ये इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी जब ओपी रजिस्ट्रेशन पर। इसमें एक चीज और होती है, रजिस्टर करने के बाद आपको एक बारकोड और टोकन भी पेशेंट के हवाले करना होता है, तो इस पेज से जो है बारकोड और टोकन निकल के आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पेशेंट का नाम नजर आ रहा है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से बारकोड निकल करके आएगा। अब ये कोशिश की जा रही है कि जो प्रिस्क्रिप्शन हम लिख रहे हैं कागजाती तौर पे, अब वो खत्म हो जाएगा, पेशेंट के पास सिर्फ बारकोड रहेगा और उसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, उसको क्या मेडिसिन दी गई है, इसको जब स्कैन करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये प्रिंटर जो होता है बारकोड प्रिंटर, उसके लिए लगता निकलता है। फिर उसके बाद पेशेंट जो है जाएगा ओपीडी में, जहां पर कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, वहां जब जाएगा तो कंसल्टेंट अपनी आईडी से, यहाँ पे राइट साइड में से ऊपर आपको नोमान डॉक्टर लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो अपनी आईडी से अपना पेज ओपन करेगा। लेफ्ट साइड में आपको पेशेंट की लिस्ट नजर आ रही है, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कंप्लेंट्स एंड ड्यूरेशन, उसके बाद पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, LMP, compliance and prognosis, lab, prescription, do's, don'ts, IP admin। IP admin ये जो ऑप्शन है ये IPD के लिए है कि अगर एडमिट करना हो तो आप IP admin में जाकर के प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपको पेशेंट की कंप्लेंट्स डालनी है, ड्यूरेशन डालना है, कोई दीगर सिम्टम्स हैं वो डालना है। नीचे आपको डायग्नोसिस इन NUMC नजर आ रहा होगा, नेशनल यूनानी मॉर्बिडिटी कोड्स। तो ये ऑलरेडी इसमें फीड है, बस ये है कि आपको ये कोड याद होना चाहिए, तो वो आप सिलेक्ट करेंगे, वहां पर ये आ जाएगा। डायग्नोसिस ICD, ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज है, इसका अपना कोड होता है। तो गोया आपका डेटा एक तो आयुष लेवल पे जमा हो रहा है NUMC के जरिए से, एक तो आपका डेटा WHO और सेंट्रल और इंटरनेशनल लेवल पे जमा हो रहा है ICD-10 के जरिए से। तो यहाँ पर आप जो है इतना फिलअप कर देंगे। ये कंसल्टेंट का पेज है। तो इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन से कंसल्टेशन के पास आई, अब कंसल्टेशन से इंफॉर्मेशन जो है डिस्पेंसरी में जाना चाहिए। तो ये जैसे ही यहाँ इसको सबमिट करेंगे, नीचे प्रीव्यू करने के बाद ये सारी आपने हिस्ट्री फिलअप कर दी। यहाँ पर देखिए दवाओं का भी ऑप्शन है, ये भी कंसल्टेंट को ही करना होता है। यहाँ पे आपको सिंगल मेडिसिन, एक्सटर्नल मेडिसिन, ये सारे जो पेज जो है कंसल्टेंट को फिल करने हैं। कंसल्टेंट के साथ जो है TOs भी हो सकते हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं इस काम में, अगर ज्यादा OPD होती है उसके। और ये करने के बाद जो है इसको सबमिट, यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन है, जो कुछ भी डिटेल कंसल्टेंट ने भरी है उसको फाइनल सबमिशन से पहले वो इस तरीके से पेज निकल करके आएगा, उसको सबमिट करना होगा। जब वो सबमिट करेंगे तो ये डायलॉग निकल के आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। आपने सबमिट कर दिया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फार्मेसी में चली गई, डिस्पेंसरी में चली गई। अब आगे का काम जो है तो वो अत्तार का है, जो डिस्पेंसर है उसका काम है। वो यहाँ पर जो है वो OPID जो पेशेंट को रजिस्ट्रेशन से मिला हुआ है वो यहाँ पर डालेंगे, तो उसके पास पेशेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वो भी इंफॉर्मेशन को सबमिट करेंगे। और आखिर में ये प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म जो प्रिंट करके जो है वो पेशेंट के हवाले किया जाएगा। ये प्रिंटर, हमें इसके लिए एक बारकोड प्रिंटर की जरूरत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टोकन प्रिंटर होता है और सिस्टम की जरूरत होती है। बहुत ही आसान सा काम है। अगर अथॉरिटी से बात करें, अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करें, तो अगर ये चीज अप्लाई हो जाए हॉस्पिटल में तो पेशेंट के डेटास को बहुत आसानी के साथ आप हर वक्त रिट्राइव कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, जखीरा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं।
जो बातें मैंने एचएमआर से मुतालिक बताई उसको एक खुलासे के तौर पे हम ऐसे बता सकते हैं कि देखिए पेशेंट पहले आया रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन पे 3 काम होता है, एक तो रजिस्ट्रेशन का काम होता है, दूसरे रिन्यूअल का काम होता है, तीसरे बारकोड और टोकन उसको हवाले किया जाता है, तीसरे जो है ई बिल जो है वो भी ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन पे, वो भी पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन से निकल करके पेशेंट उस जगह जाएगा जहाँ पे जेआरएफ और एसआरएफ बैठे हैं, पीजी स्कॉलर्स बैठे हैं, वो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री टेकिंग, वाइटल साइंस वगैरह देखेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद जो है वो वेटिंग रूम फॉर कंसल्टेंसी एज पर डिस्प्ले, जिस तरीके से बैंक वगैरह में आपने देखा होगा कि एक डिस्प्ले लगा होता है और टोकन के मुताबिक उसको वाला होता है कि उसको किस काउंटर पे जाना है, बिल्कुल उसी तरीके से डिस्प्ले से जो है पता चलेगा पेशेंट को किस ओपीडी में जाना है। उसके बाद वो ओपीडी में जाएगा जहाँ पे कंसल्टेशन होगा, जो कि मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले। उसके बाद वो डिस्पेंसरी पे जाएगा जहाँ पर उसको जो है बारकोड देखने के बाद उसकी जो है दवाएं पेशेंट को दी जाएंगी। यूनानी शिफा खानों में सेहती दर्जा 7 HL7 हेल्थ लेवल 7 प्रोग्राम का इतलाक। HL7 ये एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्रामिंग है, ये मंजूर शुदा म्यारी सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए एक ही शिफा खाने के मुख्तलिफ शोबाजात के माबैन मालूमात मुंतकिल की जाती है। मतलब ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, आईपीटी से ओपीडी जुड़ जाएगा, उससे लैब जुड़ जाएगी, इलाज भी तदबीर डिपार्टमेंट जुड़ जाएगा, और भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन है, डिस्पेंसरी, सब आपस में जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे HMIS है वैसी एक HL7 है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर एक मरीज को एडमिट किया गया, इस बात की मालूमात आईपीडी को जो है फौरन कैसे चली जाएगी उसके लिए प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है। तशखीसी उमूर में इत्तलाती तर्जियात का किरदार, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डायग्नोस्टिक पर्पजेस। तिब्बी तस्वीरी अमलसाजी, मेडिकल इमेजिंग प्रोसेसिंग, मसलन MRI, USG, एक्सरे वगैरह से तशखीसी उमूर में काफ़ी मदद मिलती है, जिनका इस्तेमाल आजकल तमाम शिफा खानों में बशमूल यूनानी शिफा खानों में हो रहा है। खुसूसन जब मरीज अपने साथ इस किस्म की तस्वीर दस्तावेज लाते हैं तो उन्हें देखना और उनकी बुनियाद पर तशखीस करना नागुज़ीर हो जाता है। अददी तस्वीर साजी और तिब्बी इर्तिबात डाइकॉम, जिसका इस्तेमाल तिब्बी दस्तावेज के उसूल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हिफाजत और बाजियाबी के लिए किया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो IIT की बातें हो रही हैं इसमें बहुत सारे अब भी ड्रॉबैक्स हैं और उसको जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग ज़रूरी है। 1994 में क्या हुआ था कि कुछ बरकी इफराज सॉफ्टवेयर में जो है खलल आ गया, बग आ गया, जिसकी वजह से USG मशीन में खराबी हो गई, जिसकी वजह से गलत शुआओं का इर्तिकाज़ हुआ। जो रेडिएशंस निकले वो हार्मफुल रेडिएशन से, जिसके नतीजे में जिस पेशेंट की USG की जा रही थी वो जहाँ बहक हो गया। इसी तरह एक तैयारा, एक एरोप्लेन महज इसलिए हादसे से दो चार हो गया क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर की जांच और इसरा डीबगिंग नहीं की गई थी, और 264 लोग जहाँ बहक हो गए। इसलिए IT के माहिरीन को एक अटेंशन है कि तंबीह की जाती है कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग ज़रूर कर लें। दीगर शोबों में तो उमूमन करना ही चाहिए, लेकिन तिब के शोबों में खुसूसन करना चाहिए, क्योंकि जो है डीबगिंग ना की जाए तो उसकी वजह से पेशेंट्स को नुकसान हो सकता है। खलल सॉफ्टवेयर की तशखीस ने उसकी इस्लाह ज़रूरी है, वरना इस तरीके की लापरवाही से खुसूसन तिब से मुतालिक शोबों, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में लापरवाही से मरीजों को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जहाँ तक ई-अदविया की बात मैंने आपको बताई थी कि ई-अदविया में क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसमें है मौकूफ़ शबकिया की बुनियाद पर बने हुए मुफरदात का निज़ामिया की तखरीज व तस्वीर। मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट है उसमें डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिंगल यूनानी ड्रग्स, तदरीस में मुआयनत के तरीक़ाकार, टीचिंग में जो है किस तरीके से कर सकते हैं, इसी तरीके से सॉल्यूशन क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिशियरी कौन होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगी, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होगा, क्वेश्चनायर और उसका बजट क्या है। ई-अदविया के पॉइंट्स हैं, पॉइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई-अदविया, डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन, मुफरदा सिंगल एंड यूनानी ड्रग्स, टीचिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है इसका 2 years रखा है इन EMR फॉर्मेट में। तो ये ई-अदविया के नुकात है। दस्तावेज अजीम, बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा एक किस्म का वसी ज़ख़ीरा मालूमात है। बिग डेटा टेक्नोलॉजी, इसका एक हड़ूप टेक्नोलॉजी होती है, ऐसे मरीजों के बिलियन और ट्रिलियंस
गैर साख्ता डेटा, इनऑर्गेनाइज्ड डेटा जो होते हैं, चाहे वो एक्सरे प्लस सिग्नल्स, मालजाती वीडियोस, जो भी आपका डेटा है उसको स्टोर करना, उसकी ज़खीरा अंदोज़ी करना और उसकी प्रोसेसिंग में जो है ये टेक्नोलॉजी मददगार है। ये हदुज़ैल चीज़ों में मददगार है, मसलन आबादी की सेहत की बाज़ाबादकारी, इल्म जनीनियात का हुसूल, इल्म सरतान का हुसूल। अब पॉसिबिलिटीज़ में एक यूनानी सॉफ्ट की भी बात मैंने बताई थी। मज़कूरा तरबियत जो हमारी IT ट्रेनिंग हुई थी CDAC में 2018 में, तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारी टीम ने इस जानिब सोचना शुरू कर दिया है। हमारी टीम ने अदविया, मिजाज सॉफ्ट और यूनिसॉफ्ट जैसे बरकी इफ्ज़ारात सॉफ्टवेयर की जानिब पेशरफ्त की है, जो कि अभी इब्तदाई मरहले में है। महकमा आयुष के सामने मज़कूरा बरकी इफ्ज़ारात का खाका पेश कर दिया गया है। उससे ये फ़ायदा होगा कि तिब्ब यूनानी से मुताल्लिक़ लोग बआसानी मुफ़रद व मुरक्कब अदविया नेज़ मबहसे मिजाज और तिब्ब यूनानी से मुताल्लिक़ दीगर इस्तिलाही बातों से बितफ़सील मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। यहाँ मिजाज सॉफ्ट के मंसूबे का मुख्तसर खाका पेश किया गया है। मिजाज सॉफ्ट मंसूबे में क्या नुकात थे? तिब्ब यूनानी में मिजाज का तस्वुर क्या है? नंबर 2, मंसूबे की अहमियत और ज़रूरत को बताया गया है। नंबर 3, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। नंबर 4, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके फ़वाइद क्या होंगे। नंबर 5, बेनिफिशरी कौन होगा, मुस्तफ़ीद, किसको फ़ायदा उससे मिल सकता है। नंबर 6, तरीक़ा कार क्या होगा, तराकीब क्या होगी, मेथोडोलॉजी क्या होगी। नंबर 7, मंसूबे की मुद्दत, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या होगा। नंबर 8, बरकी अफ़ज़ारिये की साख्त व अरकान, इस सॉफ्टवेयर का अलगोरिदम क्या होगा, उसके पार्ट्स एलिमेंट्स क्या होंगे। नंबर 9, सवालनामा बराए मरीज, क्वेश्चनायर जो है वो मरीज को इसमें क्या तैयार करके दिया जाएगा। नंबर 10 जो है बजट इसका क्या होगा। इसी तरह एक चीज होती है GIS कॉलरा, हैजा कॉलरा। ये एक बरकी नक्शा है जो किसी वबा के जोग्राफियाई फैलाव को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी कोविड है, तो कोविड किस कंट्री में कितना फैल रहा है, इस ऐप के ज़रिए से बहुत आसानी के ज़रिए जो है वो पता किया जा सकता है। जवाल निज़ामियात, मोबाइल ऐप्स, जितने जो एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट हैं, ये एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। इसके ज़रिए से मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग की जाती है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, के ज़रिए AP के मोबाइल ऐप बनाए जाते हैं। उसकी मदद से तिब्ब यूनानी से मुतालिक ऐप बनाए जा सकते हैं। इलाहाबादी पैगाम रसानी और हिसाब व किताब के लिए उर्दू में ऐप बनाए जा सकते हैं। तिब्ब यूनानी में जो है वो इसकी बड़ी अहमियत है कि ग़िज़ा कब दी जाए, मरीज़ को दवा कब दी जाए, और मरीज़ को भी इसका पाबंद बनाया जाए कि वो वक्त पर ग़िज़ा ले, वक्त पर दवा ले। उसके लिए भी जो है ऐप्स बनाए गए हैं कि मरीज़ का तबीब की हिदायत के मुताबिक दवा और ग़िज़ा का इस्तेमाल करना एक अहम मसला है, जिसके हल के लिए अतिब्बाए हाज़िकीन एक अरसे से हैरान व सरकर्दा हैं। इत्तलाती तर्जियात की मदद से इस मसले को हल किया जा सकता है। तिब्ब यूनानी में ग़िज़ा और दवा की मिक़दार खुराक और वक्त खुराक की काफ़ी अहमियत है। ग़िज़ाई तदाबीर की अहमियत और इफ़ादियत को आवाम तक पहुँचाने में ये मोबाइल ऐप्स अहम रोल अदा कर सकते हैं। मसलन तपेदिक, फ़क़रुद्दम, औरतों में अय्याम हमल व मुर्दिआ, ग़िज़ाई किल्लत व नकाहत में ग़िज़ाई तदाबीर की अहमियत है, यानी कौन सी ग़िज़ा कब और कितनी लेनी है। अगर उन ऐप्स के ज़रिए आवाम को ग़िज़ा और दवा के मामूलात और तरीक़ से याद दहानी करवा दी जाए तो दवाओं और ग़िज़ाओं की सही तौर पे नफूस पजीरी हो सकती है। एक और प्रोग्रामिंग है IVRS, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके तहत मरीज को उसकी खुराक और मामूलात इलाज से मुतालिक याद दहानी कराई जाती है। इसमें M.Plus एक जवाल निज़ामिया है, एक मोबाइल ऐप है M.Plus, जिसकी मदद से ट्यूबरकुलोसिस बिग के मरीजों की ग़िज़ाई व दवाई निगहदाश्त की जाती है। इसी तरीके से एक है iMosquit, एक जवाल निज़ामिया है, एक मोबाइल ऐप है, जिसके ज़रिए से मलेरिया के मरीजों की निगहदाश्त होती है। नेज़ मुल्क के तूल अर्ज़ से इस सिलसिले में हासिल होने वाले दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्टोरेज, नेज़ बिनाबरी मुस्तक़बिल के मनसूबाबंदी भी इससे मुमकिन होती है। तिब्ब यूनानी में इस तर्ज़ का इतलाक़ वक्त की ज़रूरत है, ख़ुसूसन वो लोग जो शोबे तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब से वाबस्ता हैं। कौमी बराए तपेदिक वसील TBNE प्रोग्राम के ज़रिए सिलोदिक के मरीज़ों की निगहदाश्त होती है। जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम GIS के ज़रिए फैली हुई वबा के असबाब का पता लगाया जा सकता है।
एक खुलासा इससे समझ में आया, एक तायराना निगाह अगर डाली जाए तो ये बात समझ में जाती है कि इस मामले में तिब्ब यूनानी दीगर मासिर तिब्बों के मुकाबले में काफी पीछे है। दीगर तिब्बों ने अपने बरकी अफजार सॉफ्टवेयर, अपने निजामियात ऐप्स बना लिए हैं, बेशुमार बरकी किताबें तैयार कर ली हैं, ई बुक्स तैयार कर ली हैं। मसलन आयुर्वेद ने आयु सॉफ्ट जो 2004 ईस्वी से ही जारी वो सारी है। आयुर्वेद ने जो आयु सॉफ्ट बनाया है 2004 में उन्होंने बना लिया था। जो आयुर्वेदा के बड़े इल्मी सरमाया को मुहीत है, उन्होंने ई सुशरत और ई चर्क नामी बरकी किताबें भी तैयार कर ली हैं। सिद्धा ने सेहत का बरकी इंदराज ई एशआर तैयार कर लिया है। ये शमास उन्हीं को तैयार करता है जो और लोगों पे लागू किया गया है। एहलिया तिब्ब यूनानी इस मामले में ख्वाब गफलत का शिकार है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इल्मी सरमाया कोई और हथियार ले और हम हाथ मलते रह जाएं। जरूरत इस बात की है कि अतिब्बाए वक्त इस मौजू को संजीदगी से लें, जैसा कि दीगर देसी तिब्बों के मुताल्लिकीन ने लिया है, और वो तरक्की की राह पर गामजन है। मतलब इस फील्ड में अभी थर्स्ट एरिया बहुत है, बहुत काम करने की जरूरत है। ये यूनिसॉफ्ट के पॉइंट्स जो मैंने उर्दू में बताए थे उसको इंग्लिश में भी बता देते हैं कि कंसेप्ट ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, सॉल्यूशन, बेनिफिट, बेनिफिशियरी, मेथोडोलॉजी, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर, क्वेश्चनर, बजट। मिजाज सॉफ्ट का जो आपको पेज नजर आएगा वो इस तरीके से होम पेज नजर आएगा। ये हमारी टीम ने जो है वो तैयार किया था जब हम उस वक्त ट्रेनिंग में थे। मबहस मिजाज उसका नाम दिया गया था। इसमें जो पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट ऑफ मिजाज, नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, सॉल्यूशन, बेनिफिट्स, बेनिफिशियरी, मेथोडोलॉजी, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर, क्वेश्चनर, बजट। ई अद्विया का जो पेज है आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। जो जाकिर साहब थे उन्होंने इसमें काफी मेहनत की थी। Development of web-based application for Mufrada, single Unani drugs, as a teaching tool for pharmacies, for teachers. Development of standardized encyclopedia of single Unani drug. Duration of project जो है 2 years है, EMR फॉर्मेट में ये है। अब इसमें कुछ सजेशन मेरे जहन में जो आ रहे हैं इस सब के बाद, जो मैं गवर्नमेंट को भी ये बात जो है पहुंचाना चाहूँगा थ्रू प्रॉपर चैनल और CCRU में भी, कि देयर शुड बी ए ट्रेनिंग सेशंस बाय एक्सपर्ट्स having both knowledge of Unani as well as the health informatics periodically in each Unani institution regarding। हर इंस्टीट्यूट में जो है इस ताल्लुक से ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे कि HMIS की बात हुई, हर इंस्टीट्यूट में कोई ट्रेनर भेजा जाए जो लोगों को ट्रेन करे ताकि वो चीज़ वहाँ पर कायम हो सके। An IMR project of ALA NUFs and e-books are under approval and process should be pursued as early as possible for smooth development of Unani medicine in the field of IIT। हमने जो है जल्द ही 2 प्रोजेक्ट जो है वो जमा किए हैं जो प्रोसेसिंग में है। एक आला नब्ज जो है तैयार कर रहे हैं। आला नब्ज है क्या? जिस तरीके से आयुर्वेदा में नाड़ी तरंगिनी है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको इस तरीके से जब नब्ज पे रखते हैं तो वो नब्ज की कौन सी किस्म की है, क्या उसमें ग़िज़ा होनी चाहिए, क्या दवा होना चाहिए, क्या डायग्नोसिस है, वो बता देता है। उसी तरीके से आला नब्ज जो है हम चाह रहे हैं यूनानी के लिए होना चाहिए। आयुर्वेदा की थ्योरी अलग है, हमारी थ्योरी अलग है, तो हमारी थ्योरी के हिसाब से जो है वो काम करे। ये एक हार्डवेयर है। इसी तरीके से ई बुक्स का काम भी जो है वो होना चाहिए। अल कानून है और दीगर चीज़, ताकि आसानी से हमारे रिसर्च स्कॉलर्स उसको हासिल कर सकें, उसको पढ़ सकें। और अल कानून पे इस वक्त एक प्रोजेक्ट हमने बना करके जो है सबमिट किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द ही उसको अप्रूवल मिल जाएगा। A team should be appointed free from all other charges for the period required up to the implementation of these projects। ये सारे प्रोजेक्ट जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते हैं, वो एक टीम मुस्तकिल होना चाहिए अलग से, जिसके पीछे दूसरे चार्जेस ना हो और वो इसके पीछे लग करके काम करे। तो उम्मीद है कि ये सारे जो नुकात हमने बताए हैं, जो मकासद बताए हैं, जो गोल्स हमारे हैं, जो टारगेट हैं, वो अचीव हो सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक काम जो हमने किया था उस ट्रेनिंग के दौरान में, इंडेक्स ऑफ IT टर्मिनोलॉजीज, जो आपने इस प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा। हमने जो है इंडेक्स नजर आ रही होगी आपको। ये एक हमने जदोल बनाई है। इसमें एक तरफ तो शॉर्ट फॉर्म है, दूसरे अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल, उसका शॉर्ट में IT हो गया। अंग्रेजी में उसको बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उर्दू में जो है कहते हैं इत्तलाती फर्जियात। इंडेक्स दिख नहीं रहा है, वो शायद विजिबल नहीं है। एक मिनट में उसको यहाँ पे लेकर के कोशिश करता हूँ लाने की, कोई बात।
अब नजर आ रहा होगा शायद, नजर आ रहा है? जी अब आ रहा है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोया एक किस्म की का इन्वेंशन है। अभी तक इस ताल्लुक से सोचा नहीं गया था, मगर जो हमारी टीम थी, मोहतरम अब्दुल हसीस सर भी साथ में थे, तो हम लोगों ने मिल करके एक टेबल तैयार किया कि अगर हम यूनानी में अब इस चीज़ को ला रहे हैं तो हमारे पास कोई स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी भी उसके लिए होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आईटी है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है ही है, उर्दू में हम उसको क्या बोल सकते हैं, इत्तलाती तरजियात। इसी तरीके से जो है टेली मेडिसिन है, फासलाती तिब है, EHR है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, सेहत की बरकी दर्जाबंदी। ये गोया एक लिटरेरी वर्क है, हमने काफी कुछ इस पे काम किया था और बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजीज आईटी में इस्तेमाल होती हैं अब तक उसकी उर्दू टर्मिनोलॉजी मौजूद नहीं थी, तो हमने उर्दू, अरबी और पर्शियन लैंग्वेज का मतलब जो है इस्तेमाल करके उनकी एक गोया टर्मिनोलॉजी कायम की है। और इरादा है इंशाल्लाह जल्द ही इसको भी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, पब्लिकेशन में इंशाल्लाह इसको भी रखा है। मैं वहाँ पर पावर पॉइंट पे आ रहा हूँ, बस ये एक दो स्लाइड और रह गई है। जी, तो कंक्लूजन यही है कि बर्ड व्यू मेक्स अस टू रियलाइज दैट इन कंपैरिजन टू वेरियस कॉन्टेम्परेरी मेडिकल साइंसेज, यूनानी मेडिसिन lies behind. It is the need of the hour that Unani physician and the Hakim should take this matter sincerely, as their work has been done by other parties, other pathies, and have ensured that their system slides on the rails of progress. ये मराजे और मसादिर हैं, हमने जिनसे कंसल्ट किया है, जिन पेपर से कंसल्ट किया है, इसमें शुक्र की बात यह है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक पेपर भी इस पे पब्लिश किया है, ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन था, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर शिराज साहब। एक सवाल मेरा ये है कि अभी जो जनरेशन हमारी ब्यूमेस में आ रही है, दे मस्ट बी कॉल्ड एज द एक्स जनरेशन, सॉफ्टवेयर फ्रेंडली जनरेशन, ये बहुत अच्छे से इसको डील करती है। इनके लिए आपका क्या सुझाव होगा कि किस तरह से अभी से इन चीजों को लेके चलें, ताकि इनके हवाले जो तिब होना है कुछ सालों में रिप्लेस करती है नई जनरेशन, तो ये फिर किस तरह से आसानी से इसको टैकल कर सकें? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए चाहिए कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने डिपार्टमेंट के साथ मिल करके काम करें, अपने असातिज़ा के साथ मिल करके जो है कोई इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाएं, और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर यूनानी कम से कम इस लेवल पे वो ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास यूनानी की किताबें हैं उसको सोशल मीडिया पे आम करें। और ये जो ऐप्स के ताल्लुक से मैंने बताया है, उन ऐप्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। एक बहुत सारे ऐप्स यूनानी के ताल्लुक से वह मौजूद हैं, उनको डाउनलोड करें, उनका इस्तेमाल करें, और लोगों को जो है इस ताल्लुक से बताएं कि किस तरीके से इजीली हम जो है यूनानी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं अगर हम आईटी में थोड़े एक्सपर्ट हो जाएं। और इस सिलसिले में जहां मैंने अभी अर्ज किया, मेरे सजेशंस थे कि इसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए बाकायदा, जैसे कि पिछले दिनों आयुष ने इसको शुरू किया था। लोगों का यूनानी के जो पर्सन्स हैं जो शौक रखते हैं, खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस 1 महीने की या 3 महीने की ट्रेनिंग में जो है वो हिस्सा ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो अपने सिस्टम से मुतालिक है, इको फ्रेंडली, वो किस तरीके से उसको यूज़ कर सकें वो जान सकते हैं। ताल्लुक आपने वो ट्रेनिंग से बात करी जिसमें आप पुणे गए थे, कुछ चुनिंदा लोग थे यूनानी से, नेशनल इंस्टीट्यूट से, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही थे। मैंने देखा कि उसमें अभी बहुत खास लोग ही उसमें पहुंच पाए। तो मेरा सवाल ये था कि इसको जनरलाइज करने में क्या आगे प्रपोजल्स है गवर्नमेंट का, चूंकि एक बड़ा हिस्सा जो गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस में जो यूनानी प्रैक्टिस कर रहा है और जो पब्लिक में जाके जनरल प्रैक्टिस कर, उन तक कैसे ये टेक्नोलॉजी पहुंच पाएगी,
इसका कोई खाका है तैयार या फिर कुछ प्रोसेस में है? बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोजेक्ट अभी हमने सबमिट किया है उसमें हमने वाज़ेह तौर से रिक्वेस्ट की है DGCCREM से और भी आयुष के जो लोग हैं कि या तो जो लोग ट्रेनिंग करके आ रहे हैं वो दीगर जो यूनानी की तंजीमें हैं वहाँ जाकर के ट्रेनिंग दें, या फिर कुछ इस तरीके का निज़ाम बने कि जो शख्स भी यूनानी फ्रेटर्निटी से, यूनानी फैमिली से ट्रेनिंग हासिल करना चाहे वो आसानी से जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर सके, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग मस्ट है, उसके बगैर कहाँ बात में। तो हमने हायर अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचाई है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूनानी सिस्टम अपग्रेड हो, अपडेट हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को बहुत आसान कर दिया जाए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो भी स्कॉलर्स हैं वो इस चीज़ को आसानी के साथ जान सकें, ट्रेनिंग हासिल कर सकें। जैसा कि डॉक्टर साहब, जैसा कि टेक्नोलॉजी का यूज डाटा कलेक्शन में, रिजल्ट बनाने में, रीच आउट करने में, कनेक्टिविटी बढ़ाने में बहुत आसान होता है, तो आपका क्या सजेशन होगा कि जो हम रिसर्च के टॉपिक MD में ले रहे हैं इनको भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, बल्कि ये तो होना चाहिए, ये तो मस्ट है। आज हम हमारे अंडर में यहाँ PG स्कॉलर्स जो हैं वो उनके सामने सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है कि कौन सी रिसर्चेस हो चुकी हैं, वो कौन सा टाइटल सिलेक्ट करें, ये दिक्कत उनको पेश आती है। तो हम अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके अंदर ये सारी बातें आ जाएं कि किन किन टॉपिक्स पर, किन किन दवाओं पर, किन किन बीमारियों पर हमने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है, उसका एक प्लेटफॉर्म हो जिनमें वो इजीली उसको सर्च कर सकें, तो ये चीज़ हो सकती है। अब आपने देखा होगा कि NIM के ने जो है PDF तो रिलीज किया था कि भाई यहाँ पर अब तक क्या क्या स्टडीज हुई है, लेकिन ये अगर HTML लैंग्वेज जो होती है, XML लैंग्वेज होती है, इसमें अगर काम किया जाए तो इसमें सर्च करने में भी आसानी होती है, दूसरे ये कि इसमें डिटेल हासिल करने में भी आसानी होती है। और ना सिर्फ NIM बल्कि जो जितनी भी हमारी यूनानी के कॉलेजेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक सिंगल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे ये डेटा जमा हो रहा हो कि क्या क्या रिसर्चेस अब तक हो चुकी हैं या क्या क्या प्रोसेसिंग में है। बिल्कुल। अब जबकि कोविड भी है और इस तरह की चीजें लगातार सामने है, पेशेंट का फिजिकल विजिट कम हो, और दूसरे यूनानी कॉलेजेस में आने वाले जो पेशेंट होते हैं ज्यादातर इमरजेंसी ना हो कि वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के पेशेंट होते हैं, तो वो पेशेंट भी ज्यादा विजिट नहीं मांगते या नहीं चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, इस तरह के पेशेंट्स के लिए जो हम रिसर्च डिजाइन करें उसमें सॉफ्टवेयर के हेल्प से उनके कंसल्टेशंस या उनके जो भी सिम्टम्स या उनकी जो परेशानी है उसको एक्सचेंज किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा? इसमें कुछ इश्यूज जरूर हैं, जैसे कि क्योंकि एक प्रैक्टिकल चीज है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना, पेशेंट से जो है हिस्ट्री लेना, अगर ये आमने सामने हो तो ज्यादा बेहतर होता है, भले ही थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन करके किया जाए। लेकिन अब जो कि कोविड के जिस तरीके के हालात इस वक्त तो पैदा हो रहे हैं, तो इस सूरत हाल में अगर पेशेंट हॉस्पिटल आने के लिए ही अवॉइड कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके के सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि ताकि कम से कम पेशेंट कुछ ना कुछ मशवरा हासिल कर सके, कुछ ना कुछ इलाज मुआवजे में आगे बढ़ सके, बजाय इसके कि वो अपना इलाज करना बिल्कुल ही तर्क कर दे। तो ये चीज तो होना चाहिए, ये एक अच्छी चीज है। आप CCREM के रीजनल इंस्टीट्यूट में है, पहले भी एक जगह थे, आप दूसरी जगह है। वहाँ पे मैंने देखा है कि जो पेशेंट का डाटा है वो ऑनलाइन, उसी प्रिस्क्रिप्शन डाटा, सारी चीजें उसी वक्त अपग्रेड किया जाता है। मैं ये समझना चाह रहा था कि पहले जैसे NIM में हम करते थे या हमारे कॉलेजेस में हम लोग कर रहे हैं, वहाँ मैनुअल हम लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फिर वो दवा जाके लेता है। तो फिजिबिलिटी के तौर पे कि मतलब कितना कंफर्टेबल है ये सिस्टम और क्या डिफरेंसेस है, फायदे क्या है उसके, कंप्यूटर बेस्ड हम लोग जो दवाएं देते हैं या अपडेट करते हैं उसी वक्त उसको अपलोड भी करते हैं। तो जी 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 बिल्कुल। अब ये बेसिकली तो जिस वक्त डिमॉन्स्ट्रेशन पूरा होगा, कभी मौका लगे आप RRM श्रीनगर आए तो हम आपको जो है एक पूरा सर्कल जो है वो बताएंगे, तो उसमें बेहतर अंदाजा उसमें ही होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, फर्क इसमें यह है कि जो हार्ड कॉपीज पे मेंटेन किया जाता है, अभी NABH का जैसे विजिट हुआ तो उसमें वो अचानक कोई फाइल मांग लेते हैं। अब वो जो जैसे फॉर एग्जांपल डिस्पेंसरी है, वो 20 फाइल में जो है तलाश करने में 10 मिनट उसको लग गया, उसके बाद जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट निकालने से कासिर रहा। लेकिन HMIS में ऐसा नहीं है। HMIS में जो मैंने आपको एडमिट पेज बताया है, वहां पे फौरन आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको OP रिपोर्ट चाहिए, किस डेट से किस डेट तक चाहिए,
तो फौरन वो चीज 1 से 2 मिनट में निकल करके आपके सामने आ जाएगी कि भाई किस डॉक्टर ने आज कितना पेशेंट देखा है, वो आपको पता चल जाएगा। 1 हफ्ते में कितना पेशेंट देखा है वो आपको पता चल जाएगा। प्लस ये डेटा जो एडमिन दिल्ली में बैठे हुए हैं वो भी देख सकते हैं कि फॉर RRI श्रीनगर में आज इतने पेशेंट देखे गए। उनको 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये सारा डेटा हासिल करने में, किस OPD में कितने पेशेंट देखे गए। तो फर्क यही है कि मैनुअल कोई चीज करने में जो है सर्चिंग में दिक्कत होती है और वक्त भी लगता है, फिर कभी कभी डेटा लॉस भी हो जाता है। लेकिन इस चीज में जो है डेटा को रिट्राइव करने में बहुत आसानी होती है HMIS के थ्रू। और वो चीज जो है 10 साल 20 साल भी जो है श्योर रहेगी, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई दीमक उसको नहीं लगेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और कोई भी विजिट होती है, वो कोई भी डेटा आपसे मांगते हैं, आप 2 मिनट में निकाल करके वो डेटा उनसे। अच्छा, इसमें जो आप अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है पेशेंट को देखने का, जिसमें हम लोग 1-to-1 पेशेंट देखते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा क्वालिटी बेस में कोई फर्क तो नहीं आता है कि मोर कंप्यूटराइज हम होते चले जा रहे हैं पेशेंट केयर में? नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका था, फॉर एग्जांपल प्रिस्क्रिप्शन हमारे सामने एक कागज होता था, हम उसके ऊपर लिखते थे कंप्लेन, ये कंप्लेन है, पर्सनल हिस्ट्री ये है, पास्ट हिस्ट्री है। जो कॉलम आप कागज पे लिखते थे, अब वही चीज आपको कंप्यूटर में एंटर करनी है। फर्क ये है स्याही बदल गई है, पहले आपको पेन और स्याही का इस्तेमाल करना पड़ता था, वही चीज आपको जो है सिस्टम पे एंटर करनी है। तो ट्रेडिशनल तरीका हमारा छूटेगा नहीं। हमारा जो मकसद है, जो इंफॉर्मेशन हमें हासिल होना चाहिए पेशेंट से, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें हासिल हो जाती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस ये है कि जो कंप्यूटर पे हम जिन लोगों को बैठा है, थोड़ा कंप्यूटर नोइंग होना चाहिए और एंट्री करने में उनको थोड़ी महारत होनी चाहिए, उसकी उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए, उनको ट्रेनिंग भी देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब श्रीनगर से जुड़ने के लिए। और मैं खुद बहुत ज़्यादा अपडेट हुआ इस सॉफ्टवेयर को लेके, मेरी खुद की भी कोशिश थी कि मैं इसको समझूं। इंशाल्लाह फिर आपसे जुड़ेंगे, खास के रिसर्च के मामले में कुछ आपसे हेल्प ले सकें। आखिरी एक सवाल ये है कि NABH को लेके हम लोग भी एंट्री लेवल पे, अब चूंकि CCIM एंट्री लेवल पे सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है गिराने के, उनको भी NABH मैंडेटरी करने जा रहा है। तो कितना मुझे लगता है कि अगर हम लोग सही से ऑर्गेनाइज वे में लगे तो कितना टाइम लगेगा हमको इसको अडॉप्ट करने में? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर NABH टीम का एक फर्द हूँ यहाँ पर। तो मुझको जो अंदाजा लगता है, जो हम लोगों ने हमारे इंस्टीट्यूट के लिए किया है, हमारा इंस्टीट्यूट इस वक्त आखिरी स्टेजेस में है NABH एक्रेडिटेशन के, तो मुझको लगता है कम से कम इसके लिए 2 साल का अरसा चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए, हमारे डिपार्टमेंट्स को अपडेट करने के लिए एज पर नॉर्म्स ऑफ NABH। तो कम से कम 2 साल का अरसा इसके लिए चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिराज साहब। स्टूडेंट्स की तरफ से, हम सब पार्टिसिपेंट्स एंड कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर आपसे कोशिश करेंगे कि आपसे हम जुड़े और भी दीगर